देश में एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है कि सेलेक्टिव एम्पावरमेंट हो रहा है? महिला आरक्षण बिल छोड़ दीजिए, महिला आरक्षण कानून बन चुका, लागू क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी जी के पास फिलहाल 543 आम है और वो कह रहे हैं महिलाओं मैं तुमको 1/3 आम दे देना चाहता हूं, लेकिन रुको, आम जब मेरे पास 850 हो जाएंगे तब दूंगा। महिला सशक्तिकरण हो रहा है रिद्धिमा शर्मा जैसी महिलाओं जो मंदिरों में जाती हैं और किसी भी तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश करती हैं। महिला सशक्तिकरण हो रहा है नाजिया खान जैसी महिलाओं जबरन तिलक लगाती हैं, कलावा बांधने की कोशिश करती हैं। जिनके ऊपर शोषण का आरोप था ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे को आपने टिकट दे दी। 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, 16 में से एक राज्य में महिला सीएम है। ये महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं? कोई सीक्रेट कोड ऑफ कंडक्ट है क्या महिला सशक्तिकरण का भारत में? ये सीक्रेट कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पब्लिक ही नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम तो लेकिन महिलाओं को फ्री सिलेंडर भी दे रहे हैं। जब फ्री सिलेंडर की बात आती है वो हमेशा महिलाओं के लिए तोहफा क्यों होता है? क्योंकि ये वैचारिकी ये मानती है कि महिलाएं किचन तक महदूद रहें। नमिता थापर के साथ जो हुआ वो हम सब देख रहे हैं और क्या शब्द उनको बोला गया, और नमिता थापर ने तो क्लियरली उस शब्द को बोला भी है, हम बोलना नहीं चाहते उस शब्द। लेकिन नारा तो सक्सेसफुल बना ले गए, महिलाएं तो वोट दे ही देती हैं। मनोज तिवारी बोल रहे हैं प्रेस वालों को कि देखिए ये हो जाता पास तब तो कुछ नहीं था, लेकिन जब नहीं पास हुआ है तो हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। गिर जाने से ज्यादा फायदा मिलेगा मतलब कैसे? लोगों के बीच में ये मैसेज जाएगा ना कि नरेंद्र मोदी तो करना चाहते हैं, विपक्ष नहीं करने देना चाहता है। क्या हम सब संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान में भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने की कसम खाते हैं? मणिपुर जलता रहेगा, कैसे अक्षुण्ण रखेंगे आप? नमस्कार, नो द न्यूज़ देख रहे हैं आप लोग। देखिए, न्यूज़ देखना और न्यूज़ समझना, जानना दो अलग चीज़ें होती हैं। न्यूज़ जब आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि भाई जैसा बोलते हैं प्रधान सेवक सब कुछ चंगा सी, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, नारी का वंदन हो रहा है, बेटियों को पंख मिल चुके हैं। लेकिन जब आप न्यूज़ जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा जनाब पर्दा हटाना पड़ेगा आपको। भारत का जो मैं जब महिला सशक्तिकरण का एंगल देखता हूँ तो मुझे लगता है जो सरकारी महिला सशक्तिकरण है एकदम उस बफर होती हुई वीडियो की तरीके से है जो सिर्फ उन महिलाओं के लिए एचडी में चलता है जिन्होंने सरकारी स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब कर रखा है, सरकारी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी सबके लिए तो भाई सिस्टम डाउन है और सर्वर भी डाउन है। तो सवाल यही उठता है फिर घूम फिर के कि वुमेन एम्पावरमेंट हो भी रहा है या फिर सेलेक्टिव एम्पावरमेंट हो रहा है। और हमारे साथ न्यूज रूम में इसी चीज पर चर्चा करने के लिए साथ में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ नीरज झा। सर, तो सीधे सवाल पहला यही है कि देश में एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है कि सेलेक्टिव एम्पावरमेंट हो रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके बारे में बात करते हैं तो थोड़ी सी हंसी आती है। हंसी क्यों आती है कि भारतीय जनता पार्टी उस वैचारिकी से आती है जिस वैचारिकी ने किसी वक्त संविधान का विरोध किया था। उस वैचारिकी ने कहा था कि संविधान जो है वो आयातित है और हमारे पास अपना कुछ नहीं है, इस संविधान में हिंदुस्तानी कुछ नहीं है। उनके लिहाज से हिंदुस्तानी था मनुस्मृति। वो मनुस्मृति जो कहता है कि औरतें वो क्रिएचर होती ही नहीं हैं जिनको किसी भी वक्त आज़ाद छोड़ा जा सके। जब वो पैदा होती हैं, कम उम्र की होती हैं, तो उन्हें पिता के अधीन होना चाहिए। इसके बाद उनका विवाह किया जाए और उसके बाद वो पति के अधीन रह जाएं। जब पति की मौत हो जाए तो वो पुत्र के अधीन हो जाएं। इसमें चलिए ये तो अपने आप में बताता है कि किस तरह की विचारधारा है। इसमें एक चीज सोचिए, पति के मृत्यु के बाद पुत्र के अधीन, मतलब पुत्र होना ही उनके लिए संतान प्राप्ति जैसा कुछ भी दिखता है ना? तो पैट्रियार्की जो है उस वैचारिकी के नस नस में है जिस वैचारिकी से जन्म पाती है भारतीय जनता पार्टी। तो इनका उसके बारे में बात करना ऐसा है जैसे बिल्ली कह दे कि वो चूहों की रक्षा करेगी, या ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा हो और वो कह दे कि मैं शांति की अपील करूंगा पूरी दुनिया में और मैं शांति कायम कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है। अब लोग कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, लोग उंगली माल जो है वो बदला भी था। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी उस वैचारिकी से आगे निकल आई और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो महिला आरक्षण के लिए इतने तत्पर दिखाई देते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है तुषार कि महिला आरक्षण बिल छोड़ दीजिए, महिला आरक्षण कानून बन चुका है। सितंबर महीना 2023 साल यूनानिमसली सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बंधन अधिनियम जो था वो पास हो गया था और कानून बन गया था। वो लागू क्यों नहीं किया गया? लागू तो आप कर सकते थे। मैं सोशल मीडिया पे एक रील देख रहा था और वो बड़ा शानदार था कि नरेंद्र मोदी जी के पास फिलहाल 543 आम हैं
और वो कह रहे हैं महिलाओं मैं तुमको 1/3 आम दे देना चाहता हूं, लेकिन रुको, आम जब मेरे पास 850 हो जाएंगे तब दूंगा। ये क्या लॉजिक है? ये कौन सी महिला सशक्तिकरण है? फिर आप जब डाइव करेंगे ना कि हो रहा है महिला सशक्तिकरण या नहीं हो रहा है, तो आप सिरे से खारिज भी नहीं कर पाएंगे। महिला सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन किन महिलाओं का हो रहा है? महिला सशक्तिकरण हो रहा है रिद्धिमा शर्मा जैसी महिलाओं का, जो मंदिरों में जाती हैं और किसी भी तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश करती हैं। महिला सशक्तिकरण हो रहा है नाजिया खान जैसी महिलाओं का, जो लेंसकार्ट के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ और हिंसात्मक गतिविधि को उकसाने की कोशिश करती हैं, लेंसकार्ट के स्टाफ पे जबरन तिलक लगाती हैं, कलावा बांधने की कोशिश करती हैं। बयान सुनिए उनका। बयान क्या है? बयान यह है कि यह भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। तो जो महिलाएं इस पैट्रियार्कियल कॉन्सेप्ट में यकीन करती हैं, उन महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। वरना आप आरफा खानम शेरवानी के पोस्ट और ट्वीट देखिए, किस तरीके से उनको डीएम में गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती रही। आप निदा खान की हालत के बारे में सोचिए। निदा खान पुरुष नहीं है, महिला है ना। उस निदा खान के बारे में पूरा जो इकोसिस्टम है, आईटी सेल ले लीजिए, गोदी मीडिया ले लीजिए, क्या क्या नहीं प्रचारित किया गया। हंटर मैडम ये कन्वर्जन करवाती थी, ये जो है लड़कियों को फंसाती थी और उस कुचक्र का हिस्सा थी जिस कुचक्र में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा था और अंततः उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। वो निदा खान प्रेग्नेंट हैं, अपने पहले बच्चे की प्रतीक्षा में रत हैं, अपने पति के साथ मुंबई में हैं, लेकिन बिल्कुल ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो एब्सकॉन्डिंग हैं। उस महिला के सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण तो ये इकोसिस्टम ऐसा करता है कि सुल्ली डील्स जैसा एप्लीकेशन बन जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे ये लोग। मैं नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तुषार, उस वीडियो को देख सुन पाना तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और राष्ट्र की बात कम था, वो चुनावी संबोधन था, है ना। मतलब राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा याद आया कांग्रेस जैसे हिंदुत्ववादी उग्र एलिमेंट्स जो हैं, उनको अपने त्योहारों में मस्जिदों की याद आ जाती है। उसी तरीके से राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की याद आई और कांग्रेस 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 वो देखते रहे। 59 बार बोला आप, फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है आपके, है ना। अब मैंने कहा कि चलिए वीडियो तो जो है सो है, मोदी जी का भाषण जो है सो है, और 10-12 सालों से हम इस ट्रेंड को देख ही रहे हैं। मैंने कहा कमेंट सेक्शन देखते हैं। लोगों ने बताया है कि कितनी महिला सशक्तिकरण जो है हो रही है और कितनी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी इस बारे में करती है। लोगों ने याद दिलाया है मणिपुर नरेंद्र मोदी को, जहां महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई गई। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। विनेश फोगाट और तमाम महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी रही। क्या सलूक किया आपने उनके साथ? आपने जिनके ऊपर शोषण का आरोप था, बृजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे को आपने टिकट दे दिया, उनको आपने जनप्रतिनिधि बनवा दिया। ये महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना आपकी पार्टी में था, बाद में एक्सपेल किया, पहले आप उसका समर्थन कर रहे थे। आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? आपकी तस्वीरें आसाराम से लेकर गुरमीत राम रहीम तक, तस्वीर तो आसाराम के साथ देखी है। गुरमीत राम रहीम को क्रूशियल मौकों पर पैरोल दे दिया जाता है, जो बलात्कार के मामले में दोष सिद्ध मुजरिम है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? आप उन बाबाओं को एंडोर्स करते दिखते हैं, जो बाबा, जो फ्रॉडमैन जो हैं, लगातार मजहबी उन्माद फैलाते हैं, लगातार पैट्रियार्कल कॉन्सेप्ट को ठेलने की कोशिश करते हैं। एक अनुरुद्धाचार्य कहता है कि गोबर जो है, गोबर में से गेहूं निकालो, उसको साफ करो और उसको धो और सुखा के खाओ तो संतान प्राप्ति होगी। उसको एंडोर्स करते आप दिखते हैं। आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? आंकड़े तो ये कहते हैं तुषार, 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, 16 में से एक राज्य में महिला सीएम है। यह महिला सशक्तिकरण हो रही है। आपके पास 240 सांसद है, 240 में 31 महिला सांसद है मात्र। यह महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं का बलात्कार होता है। मुझे अब भी याद है किरण खेर से लेकर स्मृति ईरानी तक का बयान, जिसमें वो विक्टिम ब्लेमिंग करती हैं कि महिलाओं ने छोटा कपड़ा पहना, देर रात तक क्यों जा रही हैं, ऑटो में क्यों बैठ रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण करेंगे आप? अरे पैट्रियार्कियल कॉन्सेप्ट इतना मजबूत है उस पार्टी के अंदर, जो दिखता है, अपेरेंटली दिखता है, महिला सांसद जो हैं वो भी आवाज नहीं उठा पा रही हैं महिलाओं के हित में। यह महिला सशक्तिकरण है। तो ऐसा है कि कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, जुबान है, फ्रीडम एक्सप्रेशन। हर साल, जबकि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर साल 51 केस दर्ज होते हैं महिलाओं के खिलाफ, किसी भी तरीके की हिंसा, चाहे वो रेप हो गया, चाहे वो अपहरण हो गया, किसी भी तरीके का 51 हर घंटे केस हो रहे हैं। और एनसीआरबी का, मैं जब एक वीडियो के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, मैंने एनसीआरबी का कुछ डेटा देखा। 2021 से 2023
इन 3 कंसेक्यूटिव सालों में लगातार जो है महिलाओं के लिए जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ में वो लगातार बढ़े हैं। 2023 में 4,48,211 मामले दर्ज किए गए महिलाओं के प्रति जो हिंसा हुई। 2021 में ये 4,28,278 थे, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है 2022 में भी 2023 में भी। और मजे की बात यह कि एनसीआरबी का 2-2 साल बाद अब डेटा रिलीज करें, मतलब ये जो डेटा 2025 में आया ये 2023 का डेटा है, तो 2024-2025 में क्या हुआ होगा खैर वो हम लोग सोच सकते हैं। एक चीज मैं सर और सोच रहा था, कोई सीक्रेट कोड ऑफ कंडक्ट है क्या महिला सशक्तिकरण का भारत में? ये सीक्रेट कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पब्लिक ही नहीं हो पा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण बिल की बात हरदीप पुरी भी करते हुए दिखते हैं। एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आया था। एप्स्टीन फाइल में जिन जिन कद्दावर लोगों का नाम आया दुनिया भर में उनके खिलाफ एक्शन हुआ। हमारे देश में क्या हुआ भाई? सीक्रेट कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल दिखता है सीक्रेट कोड ऑफ कंडक्ट है, या एक अंडरस्टैंडिंग इनकी इस तरीके से डेवलप हुई। नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव मुझे याद आते हैं, जब प्रचार करने वो जाते हैं, दीदी ओ दीदी, कितना गंदा स्लैंग था। मतलब देह भाषा या भाषा शैली को एनालाइज करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी कम्युनिकेशन की दुनिया में काम करते हैं, थोड़ी भी समझ रखते हैं, वो समझ सकते हैं कितना घटिया स्लैंग था वो और क्या लहजा था नरेंद्र मोदी का। महिला सशक्त तो सीक्रेट कोड ऑफ कंडक्ट आप कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया हाँ, लेकिन मुझे लगता है सीक्रेट नहीं है, ये पब्लिक जानती है, लोग जानते हैं। इनका इतिहास, इनकी वैचारिकी इस कोड ऑफ कंडक्ट को अलाउ करती है, जहां पर महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। महिलाएं अगर हैं भी तो केवल इसलिए हैं ताकि वो सिंबॉलिकली दिख सके कि महिलाएं हैं, उनके पास कोई बोलने का अधिकार नहीं दिखता। मैं हैरान होता हूं, मैं किसी भी आरोप की पुष्टि तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आरोप जब लगते हैं, यति नरसिंहानंद जैसा आदमी जो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है, कितनी अनर्गल बयानबाजियां करता है और तमाम पार्टी के नेताओं के बारे में करता है, महिलाओं के बारे में करता है। वो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ उसने बयानबाजी की, क्यों एक्शन नहीं लिया गया भाई? लिया जाता ना। सुब्रह्मण्यम स्वामी से लेकर मधुकेश्वर तक क्या क्या आरोप लगाती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पुष्टि कर रहा हूं मैं आरोप की, लेकिन उस आरोप के खिलाफ आप बोलिए तो सही। सुब्रह्मण्यम स्वामी आपकी पार्टी में बने हुए हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? मौन सहमति। अरे केवल आपकी बदनामी नहीं हो रही है, उन महिलाओं की भी बदनामी हो रही है जो आपके साथ रही हैं। तो उनके हित में, उनके पक्ष में आप क्यों नहीं आवाज उठा पाते हैं? क्योंकि आवाज उठाना ही नहीं है। लेकिन सरकार तो अगर ये भी कहते हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस में सर ये लोग सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम तो लेकिन महिलाओं को फ्री सिलेंडर भी दे रहे हैं। हाँ, फ्री। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, सिंबॉलिकली जब आप, और आपने बड़ा अच्छा बोला कि न्यूज केवल सुन लेना और न्यूज को जानना दो अलग अलग चीजें हैं। अब बहुत डीप डाउन सोचिए, जब फ्री सिलेंडर की बात आती है वो हमेशा महिलाओं के लिए तोहफा क्यों होता है भाई? क्यों होता है? क्योंकि ये वैचारिकी ये मानती है कि महिलाएं किचन तक महदूद रहें। ये वैचारिकी ये मानती है कि सिलेंडर जो है वो महिलाओं का काम है। सिलेंडर से क्या होता है? खाना पकता है ना। तो ये महिलाओं को खाना पकवाना चाहते हैं बस। इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई महिला मुखर होकर राजनीतिक सामाजिक विषयों पे अपनी राय रख रही है। नमिता थापर के साथ जो हुआ वो हम सब देख रहे हैं भाई। नमिता थापर लगातार जो है योगा के बारे में वो बोलती रही, तब तक सब ठीक था। जैसे ही उन्होंने बोला कि नमाज जो है उसमें जो पोस्चर्स हैं, वो नमाज जो है पोस्चर वो फिजिकल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, गालियां दी गई उनको। और क्या शब्द उनको बोला गया, और नमिता थापर ने तो क्लियरली उस शब्द को बोला भी है, हम बोलना नहीं चाहते उस शब्द को। ये महिला सशक्तिकरण है। तो ये बेसिकली ये जो पूरी सोच है वो सिलेंडर वाली जो आपने बात की ना, उस सोच को ही दर्शाती है कि ये महिलाओं की जगह कहां देखते हैं, ये महिलाओं को कहां रख देना चाहते हैं। एहसान का मोहताज भी समझते हैं क्या सिलेंडर देके? एहसान का मोहताज तो ये पूरे देश को ही समझते हैं भाई। ये 5 किलो राशन देते हैं, कहते हैं वरदान दे रहे हैं। अरे राइट टू फूड है हमारे देश में। गरीब आदमी अगर उसके पास खाना नहीं है तो आपका कॉलर पकड़ सकता है कि हमको खाना दो, इट्स योर ड्यूटी। लेकिन ये कि 5 किलो राशन देते हैं और कहते हैं हम तुमको वरदान दे रहे हैं, और लोगों को एहसान तले इन्होंने दबा दिया है। तो केवल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश जो है वो की जाती रही है हमेशा। अब सोचिए ना, आप और हम उस वक्त शायद पढ़ रहे होंगे, स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, मैं तो कॉलेज में था, जब निर्भया रेप केस जो था वो पूरे देश का एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। निर्भया का जब बलात्कार हुआ था उसके बाद मनमोहन सिंह डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं, वो उसको मेडिकल हेल्प के लिए भेजते हैं विदेश, प्रेस से रूबरू होते हैं, बात करते हैं, एक पूरा आंदोलन खड़ा होता है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड, बहुत बड़ा आपने देखा नरेंद्र मोदी का कोई बयान अंकिता भंडारी के पक्ष में? कौन था वो वीआईपी जिसका जिक्र होता है? लेकिन अंकिता भंडारी के पक्ष में कोई नहीं बोलेगा। किसकी सरकार है उत्तराखंड में? मार्च से आई किसी पार्टी की तो सरकार तो है नहीं। ब्रह्मांड की सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों नहीं अंकिता भंडारी को आप न्याय दिलवा पाए?
तो दरअसल महिलाओं के लिए न्याय का कोई कॉन्सेप्ट आपके पास है ही नहीं। दरअसल महिलाओं को आप सिलेंडर से ही जोड़ते हैं, दरअसल महिलाओं को आप किचन में ही रखना चाहते हैं, और जहां रखेंगे वहां सिंबॉलिकली सजावट के सामान की तरीके से आप रख देंगे जिनके पास बोलने की आजादी नहीं है। कंगना रनावत जैसी महिलाओं को आप जनप्रतिनिधि बनाएंगे जिनके हिसाब से 2014 के बाद आजादी मिली, जिनके हिसाब से नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फेमिनिस्ट हैं। इतने बड़े फेमिनिस्ट के हरदीपुरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अरे एक नैतिक सीमा भी होती है ना, उस नैतिक सीमा के आधार पर आप कह देते भाई हरदीप अभी इस्तीफा दे दो, मामला एक बार क्लियर हो जाए, तुम साफ हो और तुमको दोबारा ले लेंगे। लेकिन कोई एक्शन होता हुआ दिखेगा नहीं। 10,000 रुपए खातों में दिए गए बिहार इलेक्शन के टाइम में, केवल वोट खरीदने के लिए आपको लगता है कि 10,000 रुपए में वोट हमको महिलाएं दे देंगी। आरोप तो ये लगाया था, वोट खरीदा गया था, और आपने उस हालत में पहुंचा दिया है जहां महिलाएं इससे आगे का कुछ सोच नहीं रही हैं बिहार की, बल्कि पुरुष भी। बिहार की स्थिति बिहार का इतनी तो एक खराब और है। फैक्ट ये भी है कि दावे किए गए कि 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां बना दी गई हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन लखपति दीदियों में 20% से ज्यादा महिलाएं लोन डिफॉल्टर हो चुकी हैं, पैसा नहीं दे पा रही हैं, हाँ। भरपाई नहीं कर पा रही हैं उस पैसे की। देंगे कहां से? मतलब वो ये ना एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाना होता है, एक पूरा प्रोसेस लेआउट किया जाना होता है जहां पे आप इंश्योर करेंगे कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न ना हो। टीसीएस वाला कांड आप देखिए, वर्क प्लेस पर महिलाओं के उत्पीड़न वाला वो एक मामला था, हो सकता है ना? जो एफआईआर आई कि दानिश शेख ने एक लड़की का बलात्कार किया, वो अब पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो वो पहले से रिलेशनशिप में थे, उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड की, जो एक क्राइम था। उसके बाद उसने फेवर्स लिए, और वो फेवर कंसेंसुअल भी हो सकते थे। आरोप ये भी है कि ऑफिस के अंदर जो है महिलाओं को गलत तरीके से टच किया जा रहा था, उनके ऊपर सेक्सुअल कमेंट्स किए जा रहे थे। बहुत बड़ा, बहुत ग्रे, बहुत सीरियस इशू था ये। लेकिन इस इशू को कैसे डाइल्यूट किया गया? मैं डाइल्यूशन कहता हूं। आपने इस इशू में जोड़ दिया कन्वर्जन का मामला, कि कन्वर्जन हो रहा था। वहां भी आपने एक महिला का चरित्र हनन किया, निदा खान का। ठीक है, तो दरअसल जो सीरियस इश्यूज महिला के खिलाफ हो रहे हैं, आप उसको एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते। आप उसको किसी भी तरीके से डाइल्यूट कर लेते हैं ताकि आपको पॉलिटिकल गेन मिल सके। और ये पूरा जो कार्य प्रणाली आप देखेंगे, पूरी तो नीयत जो है वो साफ होती दिखती है। आपको नहीं लगता वर्क प्लेस पर जितनी गलत चीजें महिलाओं के साथ होती हैं, अलग अलग जगहों से देखने में मिलती है? महिलाओं का इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर घर से निकल पाना, एक नौकरी कर पाना, उस नौकरी के संघर्षों को झेलना अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेप है। बिल्कुल। उसमें जब वर्क प्लेस पर उनके साथ डिविजनरी काम होगा तो कितना मोटिवेशन डाउन होता है। ये इतना सीरियस प्रॉब्लम था, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान है कि हम इसमें धार्मिक एंगल अगर घुसा देते हैं, किसी सांप्रदायिक एंगल अगर घुसा देते हैं, तो हमको पॉलिटिकल गेन मिल सकता है। हम हमारी जो पोलराइजेशन की नीति है, उस पोलराइजेशन की नीति को फायदा पहुंच पाता है। तो दरअसल ये किसी का हित नहीं चाहते। आप मनुष्यों की बात करेंगे ना, वो चाहे महिलाएं हों, वो चाहे युवा हों, वो चाहे हाशिए पर मौजूद लोग हों, वो चाहे पिछड़े तबकों के लोग हों, किसी का भला होता हुआ नहीं दिखता है। इनको हर जगह वोट बैंक दिखता है, और वोट बैंक को कैसे साधे वो कोशिशें दिखती है। मणिपुर में निर्वस्त्र महिला घुमाई गई, नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आता है। 70 दिन तक का ऑफिशियल बीजेपी का कोई बयान नहीं था। कोई बयान नहीं था। एग्जैक्टली, मणिपुर इस देश का हिस्सा है, शायद नरेंद्र मोदी को यह पता भी नहीं है, ऐसा लगता है। क्यों नहीं विजिट करते आप भाई? मणिपुर इतने सालों से जल रहा है, वो हमारे देश का अंग नहीं है क्या? अमित शाह का भाषण का वो अंश बड़ा ठीक है कि हम सब संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान में भारत की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने की कसम खाते हैं। मणिपुर जलता रहेगा, कैसे अक्षुण्ण रखेंगे आप? मैते और कुकी का विवाद आपने कैसे वहां पर क्रिएट किया? तो दरअसल डिविजनरी और एक्सक्लूजनरी जो पॉलिटिक्स होता है, वो किसी भी तबके का भला करता नहीं है। मैं देखता रहता हूँ, हमारी पॉलिटिकल नारी निवेदिता शांडिल्य जो फिलहाल बंगाल में है, आ जाएंगे वापस स्टूडियो में, उनके आप रील्स देखें, वीडियोस देखें, किस तरीके से उनके डीएम में भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। अरफा खानम का जिक्र हमने किया ही। तो जो महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं, उनको एडजेक्टिफाई करने के लिए इनके पूरे इकोसिस्टम के पास 2-4 वर्ड्स हैं, उन वर्ड से उनको एडजेक्टिफाई कर दिया जाता है। तो ये दरअसल इन लोगों की हकीकत है। और इसी में मैं सर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, केवल ये बड़ी महिलाओं के साथ नहीं हो रहा है, या फिर जो जिनको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इनफैक्ट जो महिलाएं इस शोरील की दुनिया से अलग, जैसे अभी नोएडा का हमारी साथी पत्रकार ने इसको कवर भी किया था। नोएडा की एक महिला रात में कहीं अपना गौर प्लाजा के आसपास कहीं घूम रही थी, वहां पे एक मुस्लिम महिला के साथ में एक आदमी बियर पी के हाथ में कैन लेके उससे उसकी आइडेंटिटी और उससे सवाल पूछ रहा था कि तुम रात में यहाँ क्या कर रही हो। तो एक महिला बीच में आती है, बीच बचाव के लिए, बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये महिला मुस्लिम है इसलिए आप इसको टारगेट कर रहे हैं।
तो जो महिला उस महिला को बचाने के लिए बीच में उसको डीएम में उसको रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, उसको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, उसको अपना प्राइवेसी लगानी पड़ी अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। तो आम महिलाओं के साथ भी यही लगभग लगभग हो रहा है। देखिए, मैं कई लोगों से जब बातचीत हुई, जैसे विजेंद्र जी का भी हम्म। पॉडकास्ट रिलीज किया हम लोगों ने, इससे पहले भी प्रोफेसर राम पुनियानी और बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, लगातार जाती है। पंकज श्रीवास्तव के साथ हम लोग सोशियोलॉजिकल विषयों पे बातचीत करते हैं। एक बात निकल कर सामने आती है और जिसमें मेरा विश्वास है कि जो आपकी लीडरशिप होती है ना, वो बहुत कुछ ड्राइव करती है कि आपकी सिटीजनरी का व्यवहार क्या होगा, उनकी विचारधारा क्या होगी। जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू क्योंकि डेमोक्रेट थे, इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो स्टेब्लिश होती हैं। क्योंकि नेहरू साइंस के सपोर्टर थे, इसलिए एंटी साइंस धारा जो है वो कमजोर रहती है, हतोत्साहित रहती है। और हमारा देश एक तरह के विचारधारा पे चल रहा है जो साइंस को सपोर्ट करता है, जो रैशनैलिटी और लॉजिकलिटी को सपोर्ट करता है, लॉजिक्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद एक धारा आ गई जहां पर फ्रॉडमैन जो हैं वो नंगा नाच कर रहे होते हैं, तांडव कर रहे होते हैं। तो जो आपने कहा ना, उस व्यक्ति में ये हिम्मत आई कैसे कि वो एक महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो। उसके बाद जो बचाव करने महिला आई हुई है, उस महिला के डीएम में थ्रेट देना, रेप थ्रेट देना, ये ताकत कहां से आती है? इसका निर्माण कौन कर रहा है? इसके रूट कॉज पे जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की देह भाषा हो या वर्बल भाषा हो, वो हमारे सरकार की दिख रही है या लीडरशिप की दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की दिख रही है, वही भाषा लोग सीख रहे हैं। इसीलिए तो भाई बीफ की आशंका में मुसलमान को पीट पीट कर मार दिया जाता है। ताकत कहां से आ रही है इन फ्रिंजेस के बीच में? ताकत लीडरशिप से आती है। मुझे याद है 6ठी 7वीं क्लास में हिंदी के किताब में एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें था कि जो भेड़ों का झुंड चलता है ना, जब तो सबसे आगे जो भेड़ चल रहा होता है वो जिस दिशा में जाता है तमाम भेड़ उस दिशा में जाने लगते हैं। तो जो आपकी लीडरशिप का आइडिया रहेगा वो आइडिया अंततः प्रोपेगेट होता है और बहुत सारे लोग उस आइडिया को फॉलो करने लगते हैं। और कई बार मैं ये बात कर चुका हूँ, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा बहुत, मुझे लगता था क्या जरूरत है यार, ये तो कॉमन सी बात है, इसमें कहने वाली क्या बात है। ये 2000 जब मैं स्कूल कॉलेज में था, 2011 में मैंने कॉलेज 14 की आज़ादी से पहले की बात आप ही लगा लें। आज की डेट में अगर चौराहे पे खड़ा होकर कोई आदमी ये नारा लगा दे तो वो बहादुर माना जाता है। ये बदलाव कैसे आया? मैं अभी एक रैली कवर तो क्या करने गया था, एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के लिए मैं गया हुआ था। वहां मैंने गाना सुना, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है ना, कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। और ये गाना सुन के अब भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उस वक्त भी रोंगटे खड़े। और ऐसा नहीं था मैं पहली बार ये गाना सुन रहा हूँ भाई, ये गाना मैं पहले भी सुनता, मैंने कहा यार ठीक है ना, मोरालिटी को गाने वाने में डाल रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है। अब वो नॉर्मल नहीं रही है क्योंकि लीडरशिप का जो विचार है वो विचार धीरे धीरे फैलता जा रहा है। जिन टीचर्स का मैं फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था तुषार, उन्होंने मुझे अब्दुल की औलाद कह के संबोधित किया है मेरे डीएम के अंदर। तो ये विचारधारा कहां से आई? मेरी विचारधारा तो वही है जो मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स ने बताया था कि सब बराबर होते हैं, तुमको सवाल पूछना चाहिए, कोई तुमसे बड़ा नहीं है, इस देश में समानता है। तो समानता है तो प्रधानमंत्री कॉमन आदमी समान है भाई। सही बात। पत्रकार है, पत्रकार का कर्तव्य होता है सवाल पूछना, हम सवाल पूछेंगे। तो ये सब कुछ, वो जो एक विचार था, वो विचार हमारे लीडरशिप ने जो डेवलप किया था, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में जब पहली बार हम लोग आजाद होने के बाद चले थे, उन्होंने जो विचार दिया था उस विचार से संचालित हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे उस विचार को रौंदा गया और उस विचार की जगह एक नए विचार ने ले ली जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहना बहादुरी बन गया है और इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। चुने हुए प्रतिनिधि कहते हैं कि ये खोखला नारा है, मेरे इंटरव्यू में कैद है। हरिभूषण ठाकुर बछोल कहते हैं, बिस्फी विधानसभा थी, उसमें विधायक थे पहले, इस बार वो चुनाव हार गए। तो वो लीडरशिप की विचारधारा जो है ना, वो इन्फेक्ट करती है लोगों को। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लीडरशिप बहुत मैटर करती है? लेकिन ये महिला सशक्तिकरण भले से ना कर पाए लेकिन नारा तो सक्सेसफुल बना ले गए, महिलाएं तो वोट दे ही देती है। नहीं, ये तो स्कीम जो है मनोज तिवारी ने पहले ही आउट कर दिया था। मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है। मनोज तिवारी से सवाल पूछा गया, मनोज तिवारी देखिए साफ दिल के आदमी, हमने उनसे बातचीत भी की, जरूर देखिएगा, बड़ा शानदार इंटरव्यू मनोज तिवारी जी का है ना। तो मनोज तिवारी बोल रहे हैं प्रेस वालों को कि देखिए ये हो जाता पास तब तो कुछ नहीं था, लेकिन जब नहीं पास हुआ है तो हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। गिर जाने से ज्यादा फायदा मिलेगा मतलब कैसे? लोगों के बीच में ये मैसेज जाएगा ना कि नरेंद्र मोदी तो करना चाहते हैं, विपक्ष नहीं करने देना चाहता है।
मतलब इससे वाहियात कोई बात हो सकती है क्या? संविधान संशोधन विधेयक गिर गया, फेल हो गया, और इसको इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भैया स्क्रिप्टिंग जो है ना पहले से की जा चुकी थी कि इससे हमको हासिल क्या होना है। चाणक्य कहे जाते हैं ये अपने अमित शाह जी हैं, प्रियंका गांधी ने भी एंडोर्स कर दिया था कि चाणक्य है। यह अमित शाह को ज्ञान नहीं रहा होगा कि 2/3 बहुमत चाहिए संविधान संशोधन के लिए, हमारे पास उतने नंबर्स नहीं है। आपको लगता है? मुझे पूरा यकीन है सबको पता रहा होगा। उनको पता होगा कि कौन हमारे साथ आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। अरे भैया जब बहुमत नहीं होता तब ये लोग सरकार बना लेते हैं। तो यहां इनको आइडिया था कि संविधान संशोधन विधेयक जो ये ला रहे हैं वो पास नहीं होगा। मकसद ही एक था कि किसी भी तरीके से विपक्ष को आरोपित कर सके कि भैया ये महिला विरोधी हैं। और हो क्यों रहा है? चुनावों के कारण हो रहा है कि चुनाव में कुछ माइलेज मिल पाए, चुनाव में कुछ इनको सफलता मिल पाए। इसके कारण इस एंगल के कारण चुनाव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी महिला सीएम है। जितना रिप्रेजेंटेशन या जितना आरक्षण 33% की बात हो रही है ना, उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना तो नहीं, बहुत ज्यादा जो है वो सीटें। और पिछले एपिसोड में मॉलिटिक्स शो के मैंने पूरा सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े रखे हैं। 46% मेरे हिसाब से संसद में महिलाओं की मौजूदगी है। इनका जो महिला सशक्तिकरण है वो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में भी बंधा हुआ है। जहां चुनाव होगा वहां पर ये चीजें, महिला सशक्तिकरण वहां भी नहीं होगी। हाँ। बातें होगी महिला सशक्तिकरण की। तो बात करना, काम करना दो अलग अलग चीजें। इसीलिए जो पिछला एपिसोड था उसमें एक शेर मैंने पढ़ा था, फिर से पढ़ देता हूं। अलग मेरी आदत नहीं है शेर को रिपीट करने की दोस्त, कि काश उनके अमल भी हों अच्छे, जिनकी बातें बहुत प्यारी हैं। तो दोस्त बस बातें प्यारी हैं, अमल वमल नहीं दिखता कहीं भी। और ये टीएमसी या ममता बनर्जी को फंसाने की कोशिश में अगर लगे हों महिला आरक्षण के नाम पर, तो बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे। क्योंकि जितना महिलाओं को प्रतिनिधित्व टीएमसी दे रही है, तृणमूल कांग्रेस दे रही है, उतना अभी देश की कोई भी पार्टी नहीं दे रही है। देश की पार्टियों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कोशिशें करनी होंगी। अपने पैट्रियार्कियल एक माइंडसेट से बाहर आने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मुझे बड़ा, कई लोग इसको पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट में शामिल लोग हैं, बड़ा विध्वंसकारी नारा या सुसाइडल नारा मानते थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मुझे बड़ा अभिनव प्रयोग लगा जब प्रियंका गांधी ये नारा लेकर आती है। पता था कि भाई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बहुत सारे लोग जो हैं इसको गलत तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन वो नारा देखिए ना कितना प्रोग्रेसिव नारा है। महिलाओं की संख्या है ही नहीं भाई पॉलिटिकल लैंडस्केप में। 543 लोकसभा के सांसदों में 74 महिलाएं हैं मात्र। कितने शर्म की बात है। पिछली बार से 4 और घट गई, 78 थी 74 हो गई है, घटती रहेंगी। और जैसा आप जो सर बोल रहे हैं कि होगा वहां पर भी नहीं, बात होगी। तो बात से एक फैक्ट मुझे याद आया। संसदीय समिति की रिपोर्ट है कि 2016 से 2019 के बीच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पूरा कैंपेन था, उसके लिए जो पैसा आवंटित हुआ था उसका 80% सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च हो गया। केवल 20% ही शायद खर्च किया भी होगा कि नहीं, लेकिन 80%। और ये संसदीय, आप जाके सर्च कर सकते हैं इसको, 80% पैसा सरकार ने केवल बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने में और बड़े बड़े तरीके से इश्तिहार और टीवी में एडवर्टीजमेंट्स में खर्च कर दिया। हाँ, तो इवेंट प्रधान सरकार तो है ही। इवेंट प्रधान सरकार तो है ही। और एक चीज मैं, और एक लास्ट सवाल सर आपसे लेना चाहूंगा कि सिलेंडर की भी हम लोगों ने बात करी है ना, कि सिलेंडर हो चाहे 10,000 रुपया दिया जा रहा हो, महिलाएं वोट तो दे रही है, लेकिन इस सब चीज में जो महिलाओं को कैपेबल, या फिर पंगु मुझे लगता है सही शब्द नहीं होगा, लेकिन महिलाएं कैपेबल नहीं हो पा रही हैं कि उस सिलेंडर को वापस भरवा पाएं, या फिर आपने एक बार 10,000 रुपये दे दिया। अब इसका प्रशांत किशोर का मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि पर डे का हिसाब लगाओ, आपने 10,000 रुपये में वोट बेच दिया, पर डे आपको कितना रुपया मिला। ये जो लेकिन माइंडसेट फिर भी महिलाओं का है, इससे बाहर कैसे निकल सकती है? नहीं ऐसा निकलेंगी। मैंने कहा ना, लीडरशिप की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब ये देखिए, वर्क प्लेस के ऊपर जब आप डाइवर्सिटी खोजेंगे तो आपको ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी नहीं, हिस्सेदारी कम है वर्क प्लेस पे। जो पे है वर्क प्लेस के ऊपर, उसमें असमानता दिखती है। महिलाओं को सेम काम के लिए कम पैसा मिलता है, पुरुषों को सेम काम के लिए ज्यादा पैसा मिलता है। तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली जो है ना, इस पूरा जो ढांचा है, इस ढांचे में तब्दीली बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बात आती है लीडरशिप कैसा होगा। अगर आप परिवार को एक नमूना मान के चलिए देश का, जिस परिवार का पिता, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी और पिता को मुखिया माना जाता है, जिस परिवार का पिता ये सोच लेगा कि नहीं भाई हम मुखिया नहीं, हम बराबर के लोग हैं, मेरी पत्नी का भी उतना ही से है इस परिवार के फैसलों में जितना मेरा है, मेरी बेटी का भी उतना ही से है जितना मेरे बेटे का है। और जब ये सोच भी जाहिर होगी कि बेटी होना जो है
वो भार है और बेटा होना जो है वो खुशी का मौका है। जब तक इस सोच पे हमला नहीं होगा तब तक आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये सोच रूट कॉज है पेट्रियार्की की, है ना? जब तक आप आज़ादी नहीं देंगे, एक एक चीज़ और मुझे लगता है इसमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि मैं लीडरशिप की बार-बार बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में लव जिहाद ये टर्म बहुत ज़्यादा फैला है। इसको एक दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करिए। जब आप लव जिहाद कहते हैं, तो जो लोग कहते हैं उनका तर्क क्या होता है? कि मुसलमान लड़के जो हैं, वो हिंदू लड़कियों को बहला-फुसला के प्यार में फँसा लेते हैं। ठीक? अगर हम आपकी बात मान भी लें, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां इतनी मूर्ख, इतनी जाहिल होती हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं। उनको व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। कोई भी बहला के, फुसला के उनको अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा और उनको धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देगा। इसका मतलब आप महिलाओं को वही समझते हैं जिसका जिक्र मैं पहले कह रहा था कि इनको आजादी मत दीजिए। इनको पहले पिता के अधीन रखिए, फिर पति के अधीन रखिए और पति की मौत के बाद पुत्र के अधीन रखिए। तो इस सोच में तब्दीली बहुत जरूरी है, तभी बाहर आ पाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि विक्टिम ब्लेमिंग हमको नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पे। वो सब विक्टिम्स हैं। कंडीशनल पेट्रियार्की भी एक चीज होती है ना, डायरेक्ट पेट्रियार्की भी एक चीज होती है, तो उसका असर दिखता है। पूरा लीडरशिप जब आपको ये समझाने पे आमादा हो कि भाई तुम लोग बहुत, तुमको कोई बहला के फुसला के ले जाएगा, तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि शादी किससे करनी है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि बात किससे करनी है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि प्यार किससे करना है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि शाम को घूमने जाना है या नहीं जाना है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कौन से कपड़े पहनने हैं, उन कपड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कहीं किरण खेर को ज्यादा छोटी तो नहीं लग रही है वो ड्रेस जो तुम्हें लंबी लग रही है। तो जब आप चॉइस नहीं देगी लीडरशिप, जब ये पूरा समाज चॉइस नहीं देगा, तो कैसे बाहर आ पाएंगे? और समाज का निर्माण राजनीति करती है। मैं इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हूं, 100% आश्वस्त हूं। तो ये थी आज की चर्चा। बहुत कुछ आप भी समझोगे, मुझे भी बहुत कुछ चीज़ें मालूम चली हैं, एक नया पट खुला है दिमाग का। और आप लोगों से बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगली बार जब आप अपने घरों से निकलें और आप एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ देखें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सोच के देखिएगा कि वो बेटी क्या वाकई सच में सुरक्षित है, क्या बेटी वो सच में वाकई पढ़ भी पा रही है, या फिर वो बेटी एक अगली तारीख, एक अगली न्यूज़ बनने का, एक अगली खबर बनने का इंतज़ार कर रही है। महिलाएं केवल सरकारी जो चैनल चल रहे हैं उनके जो वीडियोज़ आ रहे हैं वहाँ से देख करके आपको नहीं मालूम चलेगा कि महिलाएं सेफ़ हैं या नहीं। महिलाएं सेफ़ तब होंगी जब असम में बेखौफ लड़कियां घूम सकेंगी, उन्नाव में लड़कियां बेखौफ घूम सकेंगी और दिल्ली के फुटपाथ पर रात में बेखौफ लड़कियां घूम सकेंगी, इसके अलावा पढ़ सकेंगी। और वाकई जिस परों की बात सरकार कर रही है वो वाकई पर शायद उन लड़कियों को तभी नसीब हो पाए, तभी मिल पाए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। आप लोग तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स। धन्यवाद।